अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज बहुत ही गर्मा गर्म खबरें हैं। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो मुतहर्रिक है हर तरफ। जो इस वक्त सूरत हाल आपको नजर आ रही है, खबरें ही खबरें हैं, चाहे वो अदालती महाज हो, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो पाकिस्तान में खेल के मैदान हो, वहां भी खैर इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है जैसे पाकिस्तान के बाकी मामलात में है। लेकिन हम आज जो कुछ तीन चार अहम जो खबरें हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जिनका आने वाले दिनों पे भी असर पड़ेगा और आप भी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। एक तो खबरें भी शेयर करेंगे आपके साथ और कुछ उन पे अपना तज्जिया भी। और तज्जिया यकीनी तौर पे आपको इसलिए भी पसंद आएगा कि जब आप हालात वाकयात के साथ उसको मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि यही कुछ हो रहा है और यही कुछ होने वाला है। आज खासतौर पे जो लाहौर से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, चूंकि जो अदालती साल है वो खत्म हुआ, नया अदालती साल शुरू हुआ, जो छुट्टियां हैं वो खत्म हुई, तो लाहौर में सबकी नजरें हैं 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं वो कोट लखपत में समाअत हुई। और वहां पे कोई खास समाअत इसलिए नहीं हुई कि छुट्टियों के बाद पहले से तय था कि आज सिर्फ हाजिरी लगनी है, वहां यही कुछ हुआ। लेकिन इस पे बात यह है कि ये 9 मई के मामलात इतने स्लो कि इस पे अदालत की छुट्टियां हैं तो ये काम रुका हुआ है। छुट्टियां खत्म होने के बाद समाअत होती है तो वही स्लो प्रोसेस है। कैसे होगा ये काम, फैसला कब होगा, इंसाफ कहाँ नजर आएगा? क्या ये छोटे मुकदमात हैं? क्या इनकी जो अहमियत इस तरह है कि इनको बिल्कुल रूटीन में लिया जाए? हुआ क्या है, थोड़ा सा इसका जायजा ले लें। ये जिन्ना हाउस और जो दीगर जो लाहौर के जो केसेस हैं, जलाओ घिराव के जो मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उसमें जो इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, असद उमर हैं, उनकी तो एक माफ़ी की एक दरख्वास्त है वो मंजूर हुई है। जो उमर अयूब और दीगर हैं उनकी अबूरी जमानतों में 14 सितंबर तक की तोसी हुई है। ये बेसिकली ये जना हाउस केस की आखिरी समाअत थी, इसको आप कहें कि ये हुई है। और इसमें मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा, अली इम्तियाज, मुख्तलिफ जो और हैं, उनकी जो अबूरी जमानतें खत्म हुई थी तो उस पर ये सारे केस, ये सारी अदालत में पेश हुए थे। जो जज हैं खालिद अरशद, उन्होंने उसके बाद ये खबर आई कि एटीसी की जो अदालत से उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है और हाई कोर्ट ने जो जज खालिद अरशद हैं उनको रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। और अप्रैल में वो इसके एडमिन जज तैनात हुए थे। अब समझे कि फिर डिले। बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है हमारे निज़ाम इंसाफ की कि सबकी नजरें हैं कि ये जल्द से जल्द चीजें सेटल हों, पता चले कोई मुजरम है नहीं है। और रियासत के ऊपर इंतशार फसाद के इल्जामात हैं, इससे संगीन जो इल्जामात और मुकदमात नहीं हो सकते, लेकिन उनमें भी ये हालत है। बहरहाल जी, ये लाहौर से खबर थी। और जो एक और लाहौर से खबर, अच्छा नाजरीन, आप देखते आए हैं ओरिया मकबूल जान, एक बड़ा नाम, हम सब भी बड़े उनको सुनते थे इसलिए कि उनका एक तासुर था, उनका एक ज़ाहरी चेहरा था कि दीन की बातें, उनको ख्वाब आते थे। बड़ी बड़ी जो बरगज़ीदा शख्सियात हैं, हस्तियां हैं, वो दावा करते थे कि वो उनके ख्वाब में आते हैं। वो तहज्जुद के बाद कालम लिखना शुरू करते थे और पता नहीं क्या क्या उन्होंने पेशगोइयां भी की हैं। और अब तो अब जो दूसरा चेहरा उनका सामने आया, 21 अगस्त को उनकी हिरासत हुई, थोड़ा हर कोई चौंका कि ये क्या मामला है, किस चक्कर में। तो जो उनके हामी जो सारे हैं और सारे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने इस पे भी बात शुरू की, प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जनाब ये तो जो भी हक की बात करता है, सच की बात करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जनाब अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये तो बिल्कुल ही रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ऐसे घिनौने इल्जामात, ऐसी कराहत अमेज जो शख्सियत, पीछे जो चेहरा है वो छुपा है। ना सिर्फ वो खुद बल्कि उनके साथ जो एक पूरा नेटवर्क, जो लोग वहां से पकड़े गए हैं। एक मुकदमा तो उनका जो साइबर क्राइम के हवाले से है, उसमें 14 दिन का रिमांड था। वो रिमांड अब उनका जिस्मानी तो मजीद जो है वो नहीं मंजूर हुआ, वो उनको जो जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। तो अभी सोशल मीडिया में बड़े बड़े एंकर्स भी तफसीलात लेके आ रहे हैं जो इससे जानते हैं। अच्छा, जो उनके साथी रहे हैं उसी नुक्ता नजर से, जो उसी नजरिए के ऊपर कायम है, जैसे जमील फारूकी, उनका सुन ले, वो तो इनके ऐसी ऐसी कहानियां, इनके अपनी जो करीबी खातून कोई प्रोड्यूसर के साथ और 8 साल बेटी बेटी कह के, तो बस तकफार। अच्छा, अब देखें जो उमर चीमा ने भी बात की और भी हमारे पास भी कोई इंफॉर्मेशन है कि जो मवाद निकला है इनके लैपटॉप से, इनके मोबाइल से, जो इनकी टीम है और जो इनके मुकदमात पे, उसी की बुनियाद पे ये एफआईआर कायम हुई है। उस मुकदमात की जो दफात देखें,
न्यूड कंटेंट, औरिया मकबूल जान और न्यूड कंटेंट। अच्छा, उसके बाद जिसकी हम डिजिटल दहशतगर्दी की बात करते हैं, तो व्यूअर्स, अगर डिजिटल दहशतगर्दी को जानना है तो औरिया मकबूल जान देख लें। करतूत और शक्ल दोनों आपस में हम आहंगी नहीं है। क्या करते थे जो इनके, अच्छा ये अब चीजें अदालत में भी आएंगी और साबित भी होंगी। 2 केसेस हैं, एक और भी आ गया मजहबी मुनाफरत फैलाने का। अच्छा, ये कितना बड़ा संगीन जुर्म है। इसमें तो इस मुल्क में आग लगती रही है, फसाद होते रहे हैं और क्या क्या नहीं होता, क्योंकि मजहबी और दीनी जो चेहरा और उसी की आड़ में ये सब कुछ करते थे। क्योंकि ये जो फतवा दे देते थे, आम आदमी जो है वो उस पर ईमान ले आता था कि जनाब औरिया मकबूल ये बात कर रहे हैं तो ठीक कर रहे होंगे। तो भाई मजहबी मुनाफरत का भी पर्चा। फिर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और आपको उज़मा बुखारी जो है, आजमा बुखारी, उनकी जो फेक वीडियोस और प्रोपेगेंडा तस्वीर, तो जनाब मुनज्जम तरीके से बनाते थे, फैलाते थे, टास्क मिले हुए थे, ये काम करते थे। शायद इसलिए कि इधर से भी अकाउंट्स बनाए होंगे, डॉलर मिलते होंगे और इनके वीलॉग बिकते हैं चीजें। तो जनाब ये घेरा इनके गिर तंग है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या होता है। और अदालतें इन खुले जो हकायक हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, उनके लैपटॉप उनकी डिवाइसेस से निकली हैं, उनके लिंक्स हैं, सब कुछ ओपन है, इसमें कुछ सीक्रेट नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इस डिजिटल दहशतगर्दी का जो ये एक चेहरा सामने आया है इस मुल्क में, इसके साथ क्या रियासत सलूक करती है और क्या हमारा निजाम इंसाफ यहाँ पे कोई फुल स्टॉप लगाता है या कोई नजरिया जरूरत आ जाता है, या पता नहीं कोई ऐसा चक्कर चल जाए कि ये भी बाहर आ जाए। बहरहाल जी, औरिया मकबूल जान साहब वाला ये मामला भी हमने देख लिया। अच्छा, अब एक और मामला भी है, वो है पीटीआई एक जलसा करने जा रही है। ये पता नहीं कब से तारीखें दे रहे हैं, अब 8 सितंबर को होना है। अच्छा, उसकी तैयारियां, उसका जो नई जगह है संगजानी, इस्लामाबाद से थोड़ा बाहर ही है, अब तो इस्लामाबाद के अंदर ही है, तरनोल से थोड़ा हटके है, जीटी रोड ही है और टुवर्ड्स केपी के, सूट तो उनको वही करता है, वो जगह उनके लिए मुख्तस है। अब साथ ही एक लेजिस्लेशन हुई है, इरफान सदीकी साहब का बिल सेनेट में मंजूर हुआ, पार्लियामान में, इस्लामाबाद में जलसों पर ममानियत के हवाले से। अब इस्लामाबाद में जो जलसे होते हैं, तोड़ फोड़ जलाओ घिराओ, होता क्या है, आम आदमी की जिंदगी मुतासर होती है। फिर आपका फेडरल कैपिटल है, आए रोज सब ने तमाशा बनाया हुआ है जो इसी पे। अच्छा, इसमें सिर्फ ये पीटीआई की बात नहीं है, हर दौर में हर दो जो हुकूमत है, चाहे वो किसी की भी रही हो, वो इससे मुतासर होती थी और पाकिस्तान के लिए मसला था। ये बिल देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसमें आपको किसी को जलसा करने से रोका नहीं गया, जगह मुख्तस की गई है, उसका एक तरीकाकार तय किया गया कि भाई आप 7 दिन पहले इजाजत लें, मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तहरीरी तौर पे वजूहात बताएं, आपके लिए एक खास जगह मुख्तस कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें फिर इस्लामाबाद की किसी भी जगह को जो एक रेड जोन भी और हाई सिक्योरिटी जोन है वो भी करार दिया जा सकता है। जो इसकी ममानियत करेगा, खिलाफ वर्जी करेगा इस कानून के बाद 3 साल कैद होगी, जो उसका मेन मुंतजम होगा या बाकी सारे। अगर दूसरी बार वो पार्टी या कोई और लोग, या इसमें सिर्फ सियासी पार्टी नहीं है, कोई भी ग्रो हो सकता है, 10 साल की सजा। बड़ा सख्त एक तरह का कानून है। कानून सख्त होगा तो उस पर अमल होगा। तो इसको तहरीक इंसाफ से जो मिलाया जा रहा है, मैं समझता हूं वो गलत है, क्योंकि ये सिर्फ 8 सितंबर के लिए तो लेजिस्लेशन नहीं हो रही, पहले भी तो जलसा इस कानून के बगैर पीटीआई के कई दफा खत्म हुए हैं, तो 8 का भी खत्म हो जाता। ये एक परमानेंट सोल्यूशन है कि इस्लामाबाद को एक बेहतर अंदाज में आपने चलाना है। पूरी दुनिया के यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे सफारतकार हैं, एक सरगर्मियां होती हैं, रियासत की सरगर्मियां हैं, तो वो मुतासर ना हो। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। बाकी रह गई बात तहरीक इंसाफ के 8 सितंबर के जलसे की, तो जनाब खबरें तो ये हैं कि वो खुद ही नहीं चाहते कि वो ये जलसा हो। देख लीजिएगा, अगले 24 घंटों में, 48 घंटों में कोई जवाब आ जाएगा। इमरान खान साहब ने तो अभी जो मीडिया टॉक अभी आखिरी की है, उसमें एक और लंबी तारीख दे दी है एहतजाज की, स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी वही है कि सड़कों पे आना सारा। क्या कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ किया गया और उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए, या जो भी वो उनका एक अपना बयानिया है, तो हम स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। तो अगर आ गया, तो अगर तो 8 सितंबर तो नहीं है, तो 8 सितंबर का जलसा पीटीआई से नहीं होना। इतनी अभी इस वक्त पोजीशन नहीं है, उनके अंदर भी बहुत सारी आवाजें हैं, आप देख लीजिएगा। मलबा वो हुकूमत पे डालेंगे, इस बिल पे डालेंगे कानून कि हमें इजाजत नहीं मिली, जो मर्जी कर लें। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो बहरहाल जी,
ایک یہ ٹاپک تھا، میں نے کہا اس پہ بھی بات ہو جائے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 2-3 دنوں میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے، اور جو یہ اسلام آباد میں جلسوں کی ممانعت کا قانون ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس پہ بھی ہم نظر رکھیں گے۔ ویورز، جو پارلیمان، ہم اسلام آباد واپس آتے ہیں، پارلیمان ایک دم سے ایکٹیو ہوئی ہے، بہت ڈل تھی، کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی، روٹین کے اجلاس، سٹینڈنگ کمیٹیز بھی اپنا کام، بنی ہی نہیں، سال ہو گیا، پھر بنی بھی ہیں تو بالکل ٹھنڈا ٹھار کام ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی پارلیمنٹ میں تقریریں شروع ہوئیں، اچھا پھر ساری تقریریں ایک دوسرے سے مربوط، شروع کہاں سے ہوئی ہے کہانی؟ ویسے تو حکومت نے یہ جو کچھ بل، پرائیویٹ ممبر بل بھی سارے وہ عدلیہ سے متعلق اور قانون سازی کی بات ہوئی تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کوئی میچ پڑنے والا ہے، یہ بھی ہے، اس میں بھی انفارمیشن ہے، کیونکہ جو عدالتی سال اب شروع ہو رہا ہے 16 سپٹمبر سے عدلیہ بھی باقاعدہ طور پہ ایکٹیو ہوگی، مخصوص نشستہ کیس ہے اس کا بھی معاملہ آئے گا، وہ تو براہ راست پارلیمان سے ہی سارا وہ منسلک ہے، پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ اور اس حوالے سے کچھ لیجسلیشن، یہ سلو پروسیس ہے میری نظر میں اور میری انفارمیشن کے مطابق، اس کو بھی تھوڑا ٹائم لگے گا۔ لیکن اچانک اختر مینگل استعفیٰ دیتے ہیں اور دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ ہم پہلے بھی دیکھتے آئے ہیں، ایسی تقریریں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ رس کے ناراض ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وفد بنتے ہیں، پھر ان کو منانے جاتے ہیں، پھر کچھ لو دو ہوتا ہے، تو یہی ابھی بھی ہوگا۔ لیکن اس کو ہم بہرحال بلوچستان کے حالات سے بھی جو ضرور ملا کر دیکھیں گے کہ کیا اختر مینگل اس کے پیچھے کیا وہ بھی تو وہی فائدہ نہیں لینے جا رہے جو لینا چاہتے، جو اس وقت بلوچستان میں کچھ قوتیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ہم بھی حالات کو اسی رخ پہ لے کے جائیں، الزام تراشی کر دیں بس اور اس کے بعد فائدہ لے لیں۔ لیکن ایک جو پہلو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر ہے اختر مینگل کی اس ایپیسوڈ کے بعد، اس کے جو پوائنٹس اور نکات ہیں وہ بڑے آپس میں ملتے ہیں، باتیں وہ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں لیکن ساتھ تھوڑے سے اشارے بھی دے رہے ہیں، سیاسی لوگوں کو بااختیار بناؤ، پارلیمنٹ میں فیصلے ہوں، اچھا ساتھ ساتھ مولانا آفر بھی دے رہے ہیں، آفر بڑی خوبصورت ہے اور دلکش ہے۔ آفر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، بدامنی ہے خیبر پختونخوا بلوچستان کی، بالکل ان کی باتوں سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے کیونکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، جو چیزیں وہ بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اس میں بالکل حقائق ہیں، لیکن ساتھ ایک جو پازیٹیو، جو دلچسپ اور دلکش چیز ہے، آفر ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہوں پاکستان کے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے، مجھ سے کوئی کام لینا ہے تو لیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کنٹرول میں آ سکتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، سیاستدانوں کو اسی طرح آنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جس طرح ایکٹیو ہوئی ہے اس میں کچھ خوفزدہ ہونے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی نئی جو ایک سازشی تھیوری اس کو جنم دینے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے، وہاں تقریریں ہوں، ایشوز پہ بات ہو، وہاں یہی ساری گرما گرم بحث ہو، پھر ایک پکچر سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال جی، یہ پارلیمان جس طرح سے اس پہ روز خبریں آئیں گی کیونکہ اب ماحول وہاں پہ گرم ہو چکا ہے، اور یہ مولانا اور اچک زئی کے پیچھے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں حکومت وقت کا بھی فائدہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب پارلیمان کی مضبوطی کی بات ہوگی، سیاستدانوں کی مضبوطی کی بات ہوگی، فیصلے پارلیمان میں کرنے کی بات ہوگی، تو انڈائریکٹلی تو موجودہ حکومت بھی بینیفیشریز اس کی بنے گی۔ ایک اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اختر مینگل کے پاس جو پی ٹی آئی کا وفد بھی گیا ان کو ملانے کے لیے اور ان کو منانے کے لیے، تو اس نے بھی وہاں جا کر ان کو یہ کہہ کر راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب پارلیمنٹ سے باہر مت جائیں، جو کچھ ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے۔ تو چلیں، پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی کہ جو کچھ ہے پارلیمنٹ کے اندر ہے، سیاست ہے تو پارلیمان کے اندر ہے، سیاست ہے تو سڑکوں پہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو اگر یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ اختر مینگل کو جا کے یہ سمجھا رہے ہیں تو بھائی اڈیالہ بھی جائیں اور عمران خان کو بھی یہی سمجھائیں کہ بھائی سیاست ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہے، سیاست ہے تو آئین اور قانون کے اندر ہے، سیاست سڑکوں پہ نہیں ہے، سیاست انتشار نہیں ہے، سیاست فساد نہیں ہے۔ تو جناب یہ بات عمران خان کو بھی سمجھائیں، یہ بھی ایک اہم اور دلچسپ ایک موڑ ہے جو آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا۔ آخر میں میں جو ویورز یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، جو ڈیولپمنٹس ہیں آنے والے دن بہت اہم
خبریں جنم لینے والی ہیں، اس میں آپ نے اپنی ساری توجہ جو مرکوز رکھنی ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، حکومت کے اوپر، عدلیہ کے اوپر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر اپنا فوکس سائڈ پہ ہٹائیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہٹائیں کہ فلاں یہ کر دیا، اس کا یہ اختیار ہے، وہ پاورفل ہے، یہ کمزور ہے۔ فیصلے اور چیزیں یہیں سے آگے چلیں گی، یہیں سے فیصلہ ہوگا کہ پاکستان نے آگے کس طرف جانا ہے، کیا رخ کرنا ہے۔ اکانومی کے حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں آنے والے دنوں میں آنی ہیں، اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔